मिडिल सेकेंडरी स्कूल के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित ही है और जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उससे आगे का टॉपिक है एंड टॉपिक है परागकोश स्फुटन मींस एंथर। कैसे परागकोश का स्फुटन होता है और उसमें से लघु बीजाणु या परागकण जिन्हें हम कह सकते हैं परागकण कैसे बाहर निकलते हैं और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ओके, सो टॉपिक है परागकोश स्फुटन। सो क्या होता है परागकोश स्फुटन? हम जानते हैं परिपक्व परागकोश एक मैच्योर जो एंथर होता है उसका फटना, मींस उसकी भित्तियों का। हम लोगों ने एंथर की स्ट्रक्चर को प्रीवियस क्लास में देखा था कि एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है जिसमें बाहर की तरफ भित्तियां पाई जाती हैं। तो परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। तो परागकोश की भित्तियों का फटना परागकोश स्फुटन कहलाता है। राइट, सो डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है कि डेफिनेशन क्या है। ओके, नाउ कैसे इसमें परागस्फुटन की क्रिया में किस तरह से गतिविधियां होती हैं, किस तरह से क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले जैसे ही कोई परागकोश अपनी परिपक्वता की ओर, अपनी मैच्योरिटी की ओर प्रवेश करता है तब उसकी भित्तियों में जो उसकी वॉल है उन वॉल में कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, सो जब परागकोश मैच्योर हो जाता है तब उसकी भित्तियों में अनेक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कौन से होते हैं? वैसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि एक एंथर या परागकोश की जो संरचना है उसके अंदर 4 प्रकार की भित्तियां होती हैं। सबसे बाहर की बात करें तो हम अधिचर्म को देखते हैं, उसके नीचे एंडोथीसियम होती है, उसके नीचे मध्य परत होती है और सबसे आंतरिक परत या इनर मोस्ट जो लेयर होती है या इनर मोस्ट वॉल जो होती है उसे हम कैपिटम कहते हैं। ओके, सो ये जो लेयर्स हैं इन लेयर्स के अंदर चेंज होते हैं, इन वॉल्स में चेंज होते हैं। ओके, अब क्या होगा? नाउ आपको पता है कि किस लेयर का क्या फंक्शन है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एपिडर्मिस या अधिचर्म जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षात्मक कार्य करती है। वहीं एंडोथीसियम अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, फाइब्रस लेयर होती है। ओके, एंड जो मिडिल लेयर है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी होती है, मींस उसके अंदर मधुमक्खी की कोशिकाएं होती हैं। सो डेफिनेटली फूड स्टोरेज उसका फंक्शन है। एंड टैपिटम जो नरिश करती है, नरिशमेंट करती है, एक नरिश लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है लघु बीजाणु या परागकणों को। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा? मिडिल लेयर जो मध्य परत है वो टैपिटम को पोषण देने के बाद नष्ट हो जाती है। ओके, समझना बात को कि मिडिल लेयर का फंक्शन केवल मिडिल लेयर में आपने लिखा था ये शॉर्ट लीव होती है, मींस अल्पकालिक होती है ना। तो उसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि उसको फूड को स्टोरेज करना है और जैसे ही एंथर मैच्योरिटी की ओर जाता है वो अपने उस फूड को किसको दे देता है? टैपिटम को दे देता है। और जैसे ही वो उसका काम पूरा हो गया वो क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मींस वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो पोषण देने के बाद क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। राइट, नाउ अब क्या होगा आगे? अब आपको पता है कि आपने टैपिटम के 2 टाइप्स पढ़े थे। एक टैपिटम ऐसी है जो प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म्स में होती है। प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म्स आपने देखा था टाइफा और वो जो नाम एलिसिमा नाम पढ़ा था आपने, टेंडेंशियंशिया पढ़ा था। सो जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें एनिमॉइड होती है, बट जो एडवांस एंजियोस्पर्म्स हैं, जो अधिकांश आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनके अंदर स्त्रावी या ग्रंथिल जिसको हम सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम कहते हैं वो पाई जाती है।
बॉडीज के बारे में पढ़ा था, जिनको हम यूबिश बॉडीज कहते हैं, जो कि प्रोयूबिश बॉडी पर स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग से डेवलप होती हैं। सो यूबिश बॉडीज को, जो सिक्रेटरी टाइप की टैपिटम होती है, वो क्या करती है, यूबिश बॉडीज को माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु के अंदर छोड़ देती है। लघु बीजाणु में मुक्त करने के बाद टैपिटम भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ओके, सो समझिए बात को, किस तरह से एंकर का डाइल्यूशन हो रहा है, एंकर किस तरह से स्फुटन कर रहा है, और स्फुटन से पहले कौन कौन सी एंकर में एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। सो हमारी मिडिल लेयर अपना काम करके नष्ट हो चुकी है। देन टैपिटम जो थी, वो टैपिटम ने भी अपना काम कर लिया, उसने यूबिश बॉडीज को कहां छोड़ दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु थाली में छोड़ दिया, एंड टैपिटम का भी काम पूरा हो गया, वो भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि टैपिटम भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नाउ अब देखिए हमारे पास कितनी लेयर थी, आपको पता है हमारे पास 4 लेयर थी। अब उन 4 लेयर्स में से 2 लेयर तो क्या हो गई, नष्ट, मध्य परत भी गई और टैपिटम भी गई। अब कितनी बची, 2, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, अधिचर्म और एंडोथीसियम। सो यू हैव एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस, राइट। नाउ अब क्या होगा, तो 2 लेयर बची है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, परिपक्व होने पर प्रत्येक एंथर लोब में स्थित, परिपक्व होने पर प्रत्येक एंथर लोब में स्थित परागधानी पॉलन सैक क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। आपको अगर स्ट्रक्चर उसकी याद है, अगर आपको एंथर की जो स्ट्रक्चर याद है, तो आप एंथर की स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, एंथर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपने देखी थी, राइट। आपने इस तरह से एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी, क्या देखा था इसमें, ये इसका एक लोब है, ये इसकी एक लोब है। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर इस तरह से इसको डिवाइड कर दूं, तो इसका एक लोब है और ये दूसरा लोब है। इट मींस क्या है, मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो बाइलोब होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के जो एंथर्स होते हैं वो बाइलोब होते हैं। सो ये एक लोब है इसका, ये इसका सेकंड लोब है, एंड ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। तो ईच लोब, हर एक लोब के अंदर हमारे पास कितने हैं, 2। ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। सो हर एक लोब के अंदर क्या 2 पॉलन सैक्स होते हैं। तो यहां भी पॉलन सैक है। नाउ अब क्लियर है बात, देखना फिर मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे मैच्योरिटी की ओर मूवमेंट होता है एंथर का, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉलन सैक हैं, ये पॉलन सैक आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पॉलन सैक, सॉरी, एंथर की स्ट्रक्चर में यहां पर बीच में हमने देखा था, यहां वैस्कुलर टिश्यू था, वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, मिडिल लेयर आपकी गायब हो चुकी है, यहां से टैपिटम आपकी गायब हो चुकी है, यहां भी मिडिल लेयर जा चुकी है, टैपिटम जा चुकी है, केवल 2 ही लेयर रह गई है। इससे क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और इस बीच वाले पोर्शन के क्लियर होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, राइट। नाउ सो यहां तक क्लियर है कि परिपक्व होने पर प्रत्येक एंथर लोब, एंथर लोब मतलब परागपाली, ये एक लोब है, इधर वाला एक लोब ये है, 2 पालियां। जैसे आपने स्ट्रक्चर में देखा है ना कि जो परागकोश होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो बाइलोब्ड एंथर होता है कुछ इस तरह का होता है, हम इस तरह का बनाते हैं, एक लोब ये, एक पाली ये, एक पाली ये। सो अगर इसका टीएस काटते हैं, हम अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो अनुप्रस्थ काट में आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस तरह की। सो 1 लोब एंड अनदर लोब, ओके। सो हुआ क्या, एंथर लोब में स्थित परागधानी, परागधानी मींस पॉलन सैक, ये ही परागधानी, ये है परागधानी, पॉलन सैक, जिसको हम लोग परागपुट भी कहते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और कोई कारण पूछे फ्यूज होने का कारण, तो आपने कह दिया कि जो मैच्योर एंथर है उसके अंदर ऑलरेडी 2 लेयर्स गायब हो चुकी हैं, हमारे पास केवल 2 ही लेयर हैं, एक तो है एपिडर्मिस एंड एक है एंडोथीसियम, राइट। अब देखो आगे, यहां तक क्लियर है, आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैं आपको जो केवल थ्योरेटिकल रीजन से आपको नहीं समझा रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम
के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि मेरे इस टॉपिक से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो आप कॉन्सेप्ट को समझे में थ्योरी हो जाएगी, डोंट वरी। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब तक ये देखा आपने कि किस तरह से एंथर के डायमेंशन के लिए, परागकोश के स्फुटन के लिए किस तरह से परिस्थितियां क्रिएट होती हैं जिससे परागकोश का क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होगा। लेकिन अब ये बात आती है कि जब परागकोश का स्फुटन होना है तो उसके लिए क्लाइमेट क्या, उसका क्लाइमेट अपना क्या रोल प्ले करेगा। सो क्लाइमेट के रोल की बात करें तो हम लोगों ने एंडोथीसियम के बारे में सोचना है कि एक एंथर के अंदर एंडोथीसियम क्यों है, और एंडोथीसियम है तो उसके अंदर अल्फा सेलुलोज फाइब्रस थिकनिंग क्यों है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन क्यों किया। और अल्फा सेलुलोज की खास बात होती है कि वो एक आर्द्रताग्राही होता है, आर्द्रताग्राही या हाइड्रोस्कोपिक होता है, आपने देखा है। सुना देखिए, पराग जैसे कि मौसम एंथर डायजेशन के लिए ड्राई सीजन चाहिए होता है, शुष्क मौसम चाहिए होता है। देखिए परागकोश का स्फुटन कब होगा, जब क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई होगा, सीजन कैसा होगा, ड्राई सीजन जब होगा। तो मोस्ट ऑफ ये मान सकते हैं गर्मियों के दिनों में, है ना, जब सीजन ड्राई होता है। अब ड्राई से कैसे क्या होगा कि आप जानते हैं एंडोथीसियम के अंदर जो अल्फा सेलुलोज था उसने एटमॉस्फेयर से, वातावरण से मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित कर लिया और अवशोषित करके वो फूल गई। ठीक है, तो देखिए एंडोथीसियम एंथर डायजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंडोथीसियम पराग स्फुटन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? एंडोथीसियम कैसी होती है, आर्द्रताग्राही या जिसे हाइड्रोस्कोपिक कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक होती है, जिसके कारण क्या करेगी, जल का अवशोषण करेगी। ठीक है, अब जैसे ही ड्राई सीजन आया, ड्राई सीजन के अंदर ये पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस, पानी की हानि होती है, वाटर लॉस हो गया। वाटर लॉस से क्या होगा, जब जल की हानि होगी तो एंडोथीसियम की आउटर थिन वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंडोथीसियम की आउटर थिन वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अब इस बात को समझना है आपको कि एंडोथीसियम की आउटर थिक वॉल क्या है। तो देखो यहां देखिए, यहां देखिए मैंने यहां पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई। ये मान लो एक एंडोथीसियम है और एग्जिट ये मान लो आपकी एंडोथीसियम है। ओके, इस एंडोथीसियम के अंदर ये जो अंदर वाली ये इनर आंतरिक अरीय परत है, ये इनर वॉल है इसकी, और ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये थिन लेयर है, ये ऊपर वाली आउटर लेयर है, राइट। ये ऊपर वाली थिन लेयर है और अंदर वाली थिक लेयर है। ठीक है, अब देखना क्या होगा, जैसे ही इसमें से वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होने के कारण ये जो ऊपर वाली थिन लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो देखना किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो इस तरह से क्या हो जाती है, ये तो फाइब्रस लेयर है। आप जानते हैं कि एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन कहां होता है, उसकी आंतरिक अरीय भित्तियों के अंदर, राइट। सो ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ये है आउटर थिन लेयर, ओके, एंड ये फाइब्रस इनर फाइब्रस लेयर। सो आपका क्लियर है बिल्कुल, राइट। नाउ होगा क्या, जो आउटर थिन लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसमें संकुचन हो जाएगा, और संकुचन होने के कारण वो अवतल हो जाती है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, जल हानि या वाटर लॉस के कारण एंडोथीसियम की आउटर थिन वॉल बाहरी पतली भित्ति क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और उसके संकुचित होते ही कैसा शेप हो जाता है, अवतल शेप हो जाती है। आप जानते हैं अवतल उत्तल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है आप जानते हैं।
तो हो जाती है, लेकिन आंतरिक व अरीय भित्तियां फाइब्रस होने के कारण, फाइब्रस थिकनिंग के कारण संकुचित नहीं होती। मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया है कि जो एंडोथीसियम है, उस एंडोथीसियम की कौन सी लेयर है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन सी लेयर है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा कि आउटर जो लेयर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट इनर लेयर के अंदर, इनर लेयर में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग, फाइब्रस थिकनिंग होने के कारण इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते ही, जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको पता है कि आपने एंकर की स्ट्रक्चर में एक जगह देखी है जहां पर एंडोथीसियम का डिपोजिशन नहीं होता है, और उस जगह को हम बोलते हैं क्या? स्टोमियम या ओष्ठ कोशिका कहते हैं, स्टोमियम या ओष्ठ कोशिका, राइट। और वहां पर थिकनिंग ना होने के कारण एक स्पेस क्रिएट होता है, और उस स्पेस की वजह से वहां से एंकर का डायलेशन होता है। सो